हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में सुनवाई करते हुए हमदर्द कंपनी के लोकप्रिय शरबत रूह अफ़ज़ा को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के तहत फ्रूट ड्रिंक यानी फल पेय की श्रेणी में रखने का निर्णय सुनाया है। इस फैसले के साथ ही इस उत्पाद पर लगने वाला मूल्य वर्धित कर घटाकर 4% कर दिया गया है, जिससे कंपनी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्पाद की संरचना और उपयोग को देखते हुए इसे शीतल पेय की ऊंची कर श्रेणी में रखना उचित नहीं था। पहले इस पर अधिक दर से कर लगाया जा रहा था, जिसे लेकर कंपनी ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। अब इस निर्णय के बाद कर देनदारी कम हो जाएगी और बाजार में इसकी कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये फैसला अन्य पारंपरिक पेय उत्पादों के लिए भी मिसाल बन सकता है और राज्य में कर वर्गीकरण को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित इजरायल दौरे से ठीक पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल में पहली बार अपने 11 F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। यह तैनाती पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर ईरान को लेकर रणनीतिक संदेश के रूप में देखी जा रही है। अमेरिकी रक्षा तंत्र का कहना है कि ये कदम क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और संभावित खतरों के प्रति तत्परता दिखाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे पहले इस प्रकार के अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट की तैनाती इजरायल में नहीं की गई थी, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक बदलाव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, तकनीक और सुरक्षा सहयोग पर उच्च स्तरीय वार्ता की संभावना है। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम पश्चिम एशिया की भू राजनीति में नए समीकरणों की ओर संकेत कर रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में 2026 से E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अनिवार्य रूप से लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। पेट्रोल पंपों पर चरणबद्ध तरीके से इस मिश्रित ईंधन की आपूर्ति पहले ही शुरू की जा चुकी थी, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी ऐसे इंजन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं जो E20 ईंधन के अनुकूल हों। इससे किसानों को गन्ने और अन्य एथेनॉल स्रोत फसलों के माध्यम से अतिरिक्त आय मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वाहन मालिकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका वाहन इस नए ईंधन के लिए उपयुक्त है, ताकि किसी तकनीकी समस्या से बचा जा सके। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने परीक्षा मूल्यांकन को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को सिद्धांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों का पुनर्मूल्यांकन कराने का अधिकार है, लेकिन प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक दोबारा जांचे नहीं जाएंगे। बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक अंकों को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। हाल के वर्षों में परिणामों को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण पुनर्मूल्यांकन की मांग में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में बोर्ड ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास बना रहे। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए योगी सरकार ने संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 16 मार्च तक पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। ये निर्णय उन विद्यार्थियों के हित में लिया गया है जिनके आवेदन तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से लंबित रह गए थे। समाज कल्याण विभाग ने जिला स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र छात्र सहायता से वंचित न रहे। पहले भी सरकार समय समय पर छात्रवृत्ति वितरण की समय सीमा बढ़ाती रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिली है। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय तिथि के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। वैश्विक स्तर पर आइसक्रीम कारोबार को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जहां नेस्ले जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर पुनर्विचार कर रही हैं। हालिया कारोबारी रिपोर्ट में संकेत मिला है कि आइसक्रीम सेगमेंट में अपेक्षित मुनाफा नहीं मिलने के कारण कई बड़ी कंपनियां रणनीति बदलने पर विचार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि कच्चे माल की लागत, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां और बदलती उपभोक्ता पसंद ने इस उद्योग की वृद्धि दर को प्रभावित किया है। पहले आइसक्रीम को तेजी से बढ़ते उपभोक्ता उत्पाद के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब प्रतिस्पर्धा और लागत दबाव ने लाभांश को सीमित कर दिया है। निवेशकों के बीच भी इस सेगमेंट को लेकर सतर्कता का रुख अपनाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये बदलाव दर्शाता है कि वैश्विक खाद्य उद्योग में कंपनियां अब अधिक लाभकारी और स्थायी उत्पाद श्रेणियों की ओर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। और वहीं प्रयागराज में भारत संचार निगम लिमिटेड के एक निदेशक की यात्रा को लेकर वीआईपी प्रोटोकॉल विवाद सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। आरोप है कि दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया,
जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस घटनाक्रम के बाद सरकारी स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के लिए नियमों से ऊपर कोई नहीं है। प्रयागराज जैसे संवेदनशील शहर में प्रोटोकॉल व्यवस्था को लेकर पहले भी प्रशासन सख्ती बरतता रहा है। अब इस नोटिस के बाद संबंधित पक्ष से जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे प्रशासनिक अनुशासन कायम रह सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े मामलों में अनधिकृत कब्जों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल सामाजिक श्रेणी के आधार पर अवैध कब्जे को वैध नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए और किसी भी प्रकार की छूट संवैधानिक मर्यादा के भीतर ही दी जा सकती है। ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें भूमि कब्जे के नियमितीकरण की मांग की गई थी। इससे पहले भी अदालत भूमि अधिकारों और सामाजिक न्याय के संतुलन पर कई बार विस्तृत दिशा निर्देश दे चुकी है। इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि सामाजिक संरक्षण और विधिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना न्यायपालिका की प्राथमिकता है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा कि वाराणसी में पूर्व सीबीआई प्रमुख एम नागेश्वर राव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। ये भेंट 25 फरवरी 2026 को हुई, जिसने धार्मिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है। मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों और सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ बताया जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हाल के दिनों में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, जिससे ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वाराणसी आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, जहां इस प्रकार की उच्च स्तरीय मुलाकातें अक्सर व्यापक संदेश देती हैं। कुल मिलाकर इस भेंट को धार्मिक और सार्वजनिक जीवन के संवाद के रूप में देखा जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, बरेली में नए वस्तु एवं सेवा कर नियमों के तहत 50,000 रुपए से कम के लेनदेन पर विशेष निगरानी अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय प्रशासन और कर विभाग ने छोटे व्यापारियों और ठेला विक्रेताओं को नियमों के पालन को लेकर चेतावनी दी है। बताया गया है कि बिलिंग और पंजीकरण संबंधी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले कई छोटे कारोबारी औपचारिक पंजीकरण से बाहर रह जाते थे, जिससे कर प्रणाली में पारदर्शिता प्रभावित होती थी। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीमा के भीतर रहने वाले कारोबारियों को भी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने होंगे। इस अभियान का उद्देश्य कर संग्रह को सुव्यवस्थित करना और व्यापारिक व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि राजस्व प्रणाली मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के पहले ही दिन लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार टोक्यो में आयोजित निवेशक बैठक के दौरान संपन्न हुए, जहां प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इन समझौतों के तहत विनिर्माण, हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश यात्राएं करती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कई परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं। इस बार जापान की कंपनियों ने विशेष रुचि दिखाई है, जिसे प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये दौरा उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर और मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और वहीं होली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन समय से जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला लिया गया, ताकि पर्व के अवसर पर कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा मिल सके। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्गम की प्रक्रिया को त्वरित रूप से पूरा किया जाएगा। पूर्व में भी त्योहारों के दौरान सरकार वेतन या बोनस समय से देने की पहल करती रही है, जिससे कर्मचारियों में संतोष का वातावरण बनता है। इस बार होली से ठीक पहले वेतन मिलने से शिक्षकों और कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। समग्र रूप से देखा जाए तो ये निर्णय त्योहार के माहौल को उत्साहपूर्ण बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। राजधानी लखनऊ में एक आध्यात्मिक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सद्गुरु की उपस्थिति में योग और ध्यान का विशेष संगम होगा। यह कार्यक्रम आगामी दिनों में आयोजित किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में साधक व श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है। आयोजकों के अनुसार इस महोत्सव का उद्देश्य मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लखनऊ में पूर्व में भी बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहे हैं, जिससे ये शहर धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। सद्गुरु के प्रवचन और ध्यान सत्र इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होंगे। कुल मिलाकर यह आध्यात्मिक महाकुंभ राजधानी में आस्था और साधना का एक विशेष अवसर लेकर आ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ने को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में पारा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर तेज होगा। प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। बीते दिनों ठंडक का हल्का असर बना हुआ था, लेकिन अब पश्चिमी हवाओं के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने और पर्याप्त जल सेवन करने की सलाह दी है। समग्र रूप से संकेत मिल रहे हैं कि गर्मी का दौर अब धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाने वाला है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े एक और अपडेट देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
ये कार्रवाई 25 फरवरी 2026 को की गई, जिसके बाद विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। संबंधित एजेंसियों ने आधिकारिक रूप से जांच की प्रक्रिया का हवाला दिया है, जबकि राजनीतिक दल इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। प्रदेश में पहले भी जनप्रतिनिधियों पर की गई कार्रवाइयों को लेकर तीखी बहस होती रही है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। फिलहाल सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने नया प्लेसमेंट पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। लखनऊ में ये पहल तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से की गई, जिसका उद्देश्य कॉलेजों और कंपनियों के बीच